जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने तेजस मार्क 1 के लिए बनाया स्वदेशी रेडोम। अगले 2 वर्षों में भारतीय सेना करेगी 16,000 करोड़ रुपीस तक के ड्रोन्स की शॉपिंग। डीआरडीओ ने कंफर्म किया कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं हुआ है लीक। और भारत का अपना पहला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। पिछले अपडेट में हमने बात करी थी डीआरडीओ के एक डेटा लीक वाली रिपोर्ट पर, जिसमें कहा गया था कि डार्क वेब पर डीआरडीओ को करीब 31 GB तक का सेंसिटिव डेटा लीक हुआ है, जिसे $8,000 पर बेचा जा रहा था। और अब इस पर डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल कमेंट देखने को मिला है, जिसमें इस तरह के साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को इनकरेक्ट और अनवेरीफाइड बताया गया है। और इस बात को भी क्लैरिफाई किया गया है कि फिलहाल वर्तमान समय में कोई भी सक्रिय साइबर अटैक या कोई अनऑथराइज्ड नेटवर्क इंट्रूशन या कोई भी ऑनगोइंग डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, इसके कोई भी एविडेंस नहीं है। और इसलिए इसके रिगार्डिंग जो मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं वो इनकरेक्ट है और अनवेरीफाइड है। और साथ में ये भी कंफर्म किया गया है कि जो भी डेटा लीक होने का दावा किया जा रहा है तो वो अधिकतर अनक्लासिफाइड है और उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। और जैसे कि पिछले अपडेट में भी हमने बात करी थी कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डार्क वेब पर जो डेटा बेचा जा रहा है तो उसके जो सैंपल अपलोड किए गए हैं वो 2020 के हैं। और अब डीआरडीओ ने भी कंफर्म किया है कि जो डेटा बेचा जा रहा है एक तो वो अनक्लासिफाइड है और उसी को बेचा जा रहा है क्लासिफाइड डेटा बताकर। हालांकि वो पब्लिकली अवेलेबल अनक्लासिफाइड डेटा है या फिर नॉन पब्लिक, तो उसके बारे में फिलहाल ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। बस ऐसे ये जरूर समझ में आता है कि जो भी डेटा है वो कोई सीक्रेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही सेंसिटिव नेचर की है। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कुछ ऐसा डेटा जिसे अहम बताया जा रहा है, क्रिटिकल बताया जा रहा है, तो वो असल में 2020 से 2022 के पुराने डेटा ब्रीच से जुड़ा हुआ है। और थ्रेट एक्टर्स ने जानबूझकर और सबूतों के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से बनाया है कि वो रिसेंट और कॉन्फिडेंशियल लगे। और ऑफिशियल्स के मुताबिक कथित डेटा लीक में जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है वो पुराने हो चुके हैं और उनमें कई बार बदलाव ऑलरेडी किए जा चुके हैं और अब वे मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन को नहीं दिखाते हैं। बाकी जांच से पता चला कि कई खतरा पैदा करने वाले इस डेटा को बेच रहे हैं। हालांकि जो डेटा बेचा जा रहा है वो इन सभी के पास एक जैसा ही है और उसका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से अब कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए थ्रेट एक्टर्स ने इस पुराने डेटा को जानबूझकर बनाया है ताकि वो इससे ऑब्वियसली पैसे कमा सकें और डर फैला सकें। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 वर्षों में भारतीय सेना 16,000 करोड़ रुपीस से अधिक की कीमत के ड्रोन्स और यूएवीज को खरीदेगी। और जिसमें भारत फोर्ज, एल&टी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स, जेन टेक्नोलॉजीज, तो ये कंपनीज भारतीय सेना के इस प्रस्तावित डिफेंस प्रोक्योरमेंट ड्राइव का महत्वपूर्ण फायदा ले सकती हैं। और इस खरीद को फास्ट ट्रैक परचेस रूट के अंडर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इस प्रस्तावित ड्रोन पैकेज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डन टेक्नोलॉजी, आरएफ जैमिंग कैपेबिलिटी, जीपीएस जैमिंग कैपेबिलिटी, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, ये सभी शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने तेजस मार्क 1 के लिए स्वदेशी तौर पर रेडॉम को विकसित कर लिया है। और डीआरडीओ की इस रेडॉम टेक्नोलॉजी ने सफलतापूर्वक अपने सभी स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है। और अब यह टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री को ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सीनियर डीआरडीओ ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि वे इसके फ्लाइट ट्रायल्स को कंडक्ट करने की प्रोसेस में हैं और ये एक फाइनल असेसमेंट होगा, लेकिन मल्टीपल इवैल्यूएशन ट्रायल्स में इस टेक्नोलॉजी ने इंडियन एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है। और इस प्रोग्राम के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए बताया गया है कि इसमें एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है। और इस रेडोम को क्वार्ट्ज फाइबर रीइंफोर्समेंट और साइनाइड एस्टर रेजिन मैट्रिक्स वाले मोनोलिथिक फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और इसकी प्रोसेस में रेजिन फिल्म इन्फ्यूजन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे बेहतरीन स्ट्रक्चरल क्वालिटी और डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलती है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रेडोम, जो कि रडार प्लस डोम, तो इन दोनों का शॉर्ट नेम है। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर होता है जो कि एयरक्राफ्ट के नोज पर एयरक्राफ्ट के रडार एंटेना को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रडार को रेन, डस्ट, हेल, बर्ड स्ट्राइक, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, इन सभी से सुरक्षा प्रदान करता है। और सेम टाइम पर रडार की वेव्स को बहुत ही छोटे से इंटरफेरेंस से भी पास होने में मदद करता है, ताकि जो रडार है वो टारगेट को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाए। और अभी तक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए जो रेडॉम है ये हम दूसरी कंट्रीज से ही इंपोर्ट कर रहे थे। और इसलिए डीआरडीओ की जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक शिपबॉर्न टर्मिनल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। और ये जो टर्मिनल है ये भारत के गगनयान प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण ट्रैकिंग सिस्टम की भूमिका निभाने वाला है। और ये गगनयान के साथ साथ भारत के भविष्य की जो और भी लॉन्चेस हैं, जो सैटेलाइट मिशंस हैं, तो उसको भी सपोर्ट करेगा। और इसरो का कहना है कि समुद्री परीक्षण के दौरान इस होम ग्रोन ट्रैकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया गया है एक रियल मैरीटाइम कंडीशंस के अंडर। और जब लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस के रीच के बियॉन्ड पहुंच जाएंगे, तब उसके बाद ये टर्मिनल उनको ट्रैक करने में मदद करेगा। और कहा गया कि ये सिस्टम गगनयान प्रोग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जहां पर ये क्रू मॉड्यूल और लॉन्च व्हीकल को लगातार मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होगा।
जो कि मिशन के अलग अलग फेसेस में बेहद ही जरूरी है। और इसके अलावा जहाँ पे लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है तो वहाँ पे ये सैटेलाइट ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करेगा। और ये जो एबिलिटी है ये इंडियन ओशन और अन्य रिमोट रीजन्स में इसरो को मिशन को मॉनिटर करने की क्षमता प्रदान करती है। और इस टेस्ट को NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी तो उनके कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट किया गया था। आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल में। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। ये भारत का पहला डेडिकेटेड एकेडमिक एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है जो कि एक्सक्लूसिवली मिलिट्री मेडिसिन पर ही फोकस करेगा। और इस डिपार्टमेंट का प्रमुख उद्देश्य होगा एडवांस्ड रिसर्च के माध्यम से कॉम्बैट मेडिकल रेडीनेस को इम्प्रूव करना, स्वदेशी डॉक्ट्रिन को विकसित करना और भविष्य के बैटलफील्ड और ह्यूमैनिटेरियन कंटिजेंसीज के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज को बिल्ड करना। और रक्षा मंत्री का कहना है कि उभरते हुए खतरों के खिलाफ देश को इक्विप करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये एक R&D हब और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा। ये जो डिपार्टमेंट है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग को क्रिएट करके हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को और भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके जो फोकस एरियाज हैं उसमें शामिल है मिलिट्री ट्रॉमा एंड डैमेज कंट्रोल, इन्वायरमेंटल एंड ऑपरेशनल मेडिसिन, मिलिट्री मेडिकल लॉजिस्टिक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड एक्सप्लोजिव यानी कि CBR एनी मेडिकल रिस्पॉन्स, इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, डिजास्टर मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और रिसर्च, ऑडिट एंड डेटा एनालिटिक्स। और ये जो डिपार्टमेंट है ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैटलफील्ड मेडिसिन, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, प्रोलॉन्ग फील्ड केयर और मेडिकल डिसीजन सपोर्ट तो इसको भी प्रमोट करेगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तक जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वो मेनली फोकस करते थे पेशेंट्स को ट्रीट करने में, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बियॉन्ड काम करेगा, जिसमें वो भविष्य के मिलिट्री हेल्थ केयर को शेप देने के लिए रिसर्च करेगा, इनोवेट करेगा, स्पेशलिस्ट को ट्रेन करेगा और ऐसे अन्य सभी कार्य। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हिमालय रीजन में भारत को किसी हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में ये जो डिपार्टमेंट है हमारे सोल्जर्स के लिए फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोक्सिया, कोल्ड वेदर इंजरीज तो इनके लिए और भी बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है अपनी नई रिसर्च और इनोवेशंस के माध्यम से। और जिस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो ऐसे में एक बेटर मेडिकल सपोर्ट का मतलब होगा कि गंभीर चोटों में हमारे अधिक से अधिक सोल्जर सर्वाइव कर पाएँ, फास्टर रिकवरी हो और भविष्य के वॉर्स, डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए भी अपनी प्रिपेयर्डनेस को और इम्प्रूव कर पाएँ। आज 29 जुलाई को भारतीय नौसेना के लिए 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिस पर कोची शिपयार्ड लिमिटेड काम कर रही है तो उसको लॉन्च किया गया है और इस 7वीं वेसल का नाम है मछलीपट्टनम। और इस वेसल को इस सीरीज के अन्य वेसल्स की तरह ही अंडर वाटर सर्विलियंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस और लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए इक्विप किया जाएगा और इसमें माइन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी शामिल रहेगी और इसको बनाने में भी 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये कहा है कि भारतीय वायुसेना के जो मेंबर्स हैं तो उनको अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल पदों पर जाने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। और कोर्ट का ये कहना है कि इसके लिए पहले से मंजूरी लेना कोई एक सिंपल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। सीधे सीधे कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना का कोई भी मेंबर जब चाहे तब इस्तीफा देकर कोई दूसरी सरकारी या सिविल नौकरी नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा करने के लिए पहले एयरफोर्स से मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एयरफोर्स को कोई एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर नहीं मानता है और ये देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसलिए एयरफोर्स को पर्याप्त संख्या में ट्रेन पर्सनल को मेंटेन करना चाहिए। और अगर स्किल्ड पर्सनल अनएक्सपेक्टेड तरीके से हम लूज करेंगे तो इससे ऑपरेशन रेडीनेस प्रभावित हो सकती है और इसीलिए पहले से मंजूरी लेने के नियम जरूरी है, ना कि सिर्फ एक औपचारिकता। और ये फैसला विशेष रूप से एयरफोर्स के कॉर्पोरल नखत सिंह के उस अपील पर था जिस पर उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चुने जाने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ड्यूटी से डिस्चार्ज की मांग की थी और उन्होंने 7 वर्षों की सर्विस पूरी कर ली थी और उन्होंने नवंबर 2020 के भर्ती विज्ञापन के बाद एक सिविल पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि वे कॉम्पिटिटिव परीक्षा और इंटरव्यू में सफल रहे, लेकिन बाद में अक्टूबर 2022 में NOC और डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को एयरफोर्स कमांडिंग ने खारिज कर दिया था। एयरफोर्स अथॉरिटी ने 2017 के एयरफोर्स ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें यह नियम है कि किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले एयरमैन को सक्षम अधिकारियों से पहले से ही अनुमति लेनी होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन केविन कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1990 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए SP दौलत सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान राइफलमैन मोहन सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 2020 में 4 असम राइफल्स के हवलदार प्रणय कलिता, राइफलमैन रतन सलाम, राइफलमैन वाई मेथना कोन्याक, 1968 में 6 असम राइफल्स के नायक कृष्ण बहादुर गुरुंग, 1966 में 19 असम राइफल्स के नायक लछम सिंह, राइफलमैन कृष्ण बहादुर थापा, राइफलमैन लाल बहादुर पुन, राइफलमैन मन बहादुर गुरुंग, राइफलमैन दल बहादुर छेत्री, राइफलमैन अम्बले पुन और 1967 में 19 असम राइफल्स के ही राइफलमैन सुख बहादुर आले ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पवन कब से कब तक चला था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।